देखिए, एट टेल्स ऑफ ए मैनर सिटी, एक प्रसिद्ध राइटर है विक्रम सेठ। उनकी जो किताब है जो 98 में प्रकाशित हुई थी, उसमें से इस एक लंबी कविता को लिया गया है। और ये कविता एक प्रकार से पूरे हमारे सिस्टम के ऊपर एक व्यंग है। इस कविता को पढ़ाने के पहले द टेल्स ऑफ मेलन सिटी, ठीक है ना, टेल्स ऑफ मेलन सिटी, अर्थात कि ये जो तरबूज के शहर की कहानी। अब ये तरबूज का शहर कैसा हो सकता है, इस चीज को समझिए थोड़ा। हाँ, तब इस तरबूज के शहर की कहानी कैसे हो सकती है, इसे समझिए थोड़ा। इस कहानी को बताने के पहले इससे मिलती जुलती एक कहानी मुझे याद है, हम उससे शुरुआत करेंगे। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की सलाह क्या होती है, इस चीज के बारे में आप थोड़ा बेहतर ढंग से जान पाएंगे। एक राजा होता है, चूंकि राजा होता है तो स्वाभाविक मूर्ख ही होगा क्योंकि दो बातें हैं, मूर्ख नहीं होता तो राजा ही नहीं होता। अब राजा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली मूर्ख होगा, तो ही उसने राजगद्दी को लिया होगा। बाकी कोई भी समझदार व्यक्ति शासन करना नहीं चाहता। चूंकि राजा था, समझता था अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, था अंदर से मूर्ख। एक दिन सुबह सुबह अपने घर से निकला, सोचा पहली बार पैदल निकल जाए। आज जब पैदल निकला तो उसके पैर में कांटा चुभ गया, दर्द से चिल्ला उठा। उसने कहा कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया, इलाज होना चाहिए। उसने कहा कि जितनी भी हमारी सीमा के यदि जितनी भी जमीन आती है सब के ऊपर मिट्टी डलवा दो ताकि कांटे उसके नीचे दब जाएंगे। मेरे पैर में कांटा चुभा ही कैसे। दिन रात मजदूर लगे, चूंकि राजा था, राजा का आदेश था। उन्होंने क्या किया, पूरे शहर में मिट्टी की परत बिछा दी। अब जहां देखो मिट्टी मिट्टी डाले, तो हवा में मिट्टी, जब सांस के माध्यम से अंदर मिट्टी, घरों में मिट्टी, सब जगह मिट्टी, महलों में मिट्टी, चारों तरफ। राजा परेशान हो गया, उसने कहा कि यार ये तो गलत कर दिया, मिट्टी डालने का आदेश। उसने कहा कि यार मिट्टी बहुत ज्यादा उठ रही है। तब उसने अगला आदेश दिया कि पूरे शहर में जितनी भी मिट्टी डाली गई है वो सब मिट्टी के ऊपर पानी डाल दो ताकि मिट्टी बैठ जाएगी। अब राजा का आदेश था। दूसरा आदेश गया, पूरे शहर में पूरी मिट्टी के ऊपर क्या कर दिया, पानी डाल दिया गया, ठीक है। अब देखा पानी डाल दिया गया तो पहले मिट्टी थी, उसकी जगह क्या हो गया, कीचड़। राजा के रसोई तक कीचड़ पहुंच रहा था, जूतों के साथ कीचड़। कोई भी व्यक्ति साफ सुथरा घर में नहीं आ पा रहा था, बाहर जाए तो कीचड़, हर जगह कीचड़ ही कीचड़। राजा ने सोचा कि आज ये आदेश भी बड़ा उल्टा पड़ गया। उसने कहा कि एक काम करो, अपने सबसे बढ़िया तरीका ये है इसके लिए कि अपने जितना भी शहर है, अपनी सीमा है, पूरी शहर की सीमाओं को एक काम करो, चमड़े से क्या कर दो, ढक दो ताकि सभी कांटे उसके नीचे दब जाएंगे। अब राजा का आदेश था, मूर्ख प्रजा नहीं होगी, प्रजा मूर्ख हो या नहीं हो, पर समझदार प्रजा को हमेशा मूर्ख राजा का आदेश मानना ही पड़ता है। तब उन्होंने क्या किया कि इधर से उधर चमड़ा लाके पूरी जितनी भी खाली जमीन दिख रही थी, जहां पर भी जमीन थी, उस सब के ऊपर क्या कर दिया, उन्होंने चमड़ा बिछा दिया। खेतों में, खलिहानों में। अब किसान ने ये आंदोलन करने के लिए खड़े हो गए, अब खेतों में चमड़ा बिछाया जाएगा तो हम खेती कहां पर करेंगे। राजा ने सोचा यार ये बड़ा गलत काम हो गया। तब उसने कहा कि यार कोई तो इस पूरे शहर में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो समाधान बता पाए कि मेरे पैर में कांटा नहीं छूटना चाहिए। तब उन्होंने आदमी दौड़ा दिए पूरे शहर में, जो भी सबसे समझदार व्यक्ति उसे बुला के ले आओ। उसे देखा कि 80-90 साल का बूढ़ा रहा होगा मेरी तरफ। उसे पकड़ के ले आए कि राजा इसे कहते हैं कि ये बड़ा समझदार आदमी है। उसने कहा कि पूरी बात को सुना, राजा की बात को। उसने कहा कि तो ठीक है, इसका इलाज क्या। उसने कहा कि बहुत सटीक इलाज है, 10 मिनट का समय दे दीजिए। उसने कहा दिया तुझे 10 मिनट का समय। वो बाहर गया, थोड़ी देर बाद आया, हाथ में 2 जूते लेके आ गया। राजा ये जूते पहन लीजिए, इससे आपको कभी कांटे नहीं छुपेंगे। राजा ने जूते पहन लिए। उसने कहा अरे यार गजब हो गया ये तो,
मैं तो 1 महीने से परेशान हो गया था इस कांटे की समस्या से, और उसने तो जूते पहना दिए, एक 10 मिनट में इसने इलाज कर दिया। चलो आज अपने पूरे राज्य में क्या किया जाए, आज जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि एक समझदार आदमी ने बड़ी सलाह दी है, और जश्न की तैयारी शुरू करने लगी। पर राजा के बाद नियम था कि भाई किसी भी जश्न वगैरह करे तो नर बलि दी जाती थी। उसने कहा कि अब नर बलि दे कैसे? राजा ने कहा कि इस पूरे साम्राज्य में समझदार तो एक ही आदमी लग रहा है जिसने 10 मिनट में समस्या का समाधान किया। चलो एक काम करते हैं, इसी की नर बलि दे दी जाती है और जश्न शुरुआत की जाती है, और उस जो बेचारा जो व्यक्ति था जो उसे जूते लाके पहनाता है उसे उसकी क्या कर दी जाती है, नर बलि दे दी जाती है। और उस गांव में जो एक ही समझदार व्यक्ति होता है उस साम्राज्य में, उसे भी क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। घटना सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, पर इसके जो अर्थ है बड़े डीपली है। ये अर्थ क्या रखते हैं, मायने रखते हैं। लगभग इसी प्रकार से मिलती जुलती है आपकी तरबूजों के शहर की एक कहानी है। क्या कह रहा है देखिए राजा, इन द सिटी ऑफ विच आई सीन, कुछ है पेंसिल वगैरह, लंबी पेंसिल देखो, कितनी पेंसिल है, पेंसिल जिसे लिखी चाहिए। हाँ चलिए, द टेल्स ऑफ मैरेज सिटी, तरबूजों के शहर की कहानी। इन द सिटी ऑफ विच आई सीन, जिस शहर के बारे में ये हमें बताने जा रहा हूं, पूरे पॉइंट के रूप में, कोई बात नहीं, वीडियो में इसकी आवाज आएगी तो जीवंत लगेगा। इन द सिटी ऑफ विच आई सीन, जिस शहर के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं या जिस शहर के बारे में मैं गा रहा हूं, देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिव किंग, एक राजा था, बड़ा शांत राजा। हाँ, देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिव किंग, एक बड़ा ही न्यायी और एक शांति प्रिय राजा था। ठीक है, द किंग प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना, लिखते भी रहना साथ में। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क, आर्क का मतलब होता है तोरण, जो मुख्य दरवाजे के चारों तरफ क्या बनाते हैं, जो तोरण लगाते हैं, बड़े बड़े जो दरवाजे बनाते हैं, जो बड़े बड़े शहर के जो अंदर जिसे घुसते बोलते हैं उसे कहते हैं आर्क। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड का मतलब निर्माण करना, कंस्ट्रक्टेड दैट, क्या लिखा हुआ है, ट्रिम्पेली, ट्रिम्पेली का मतलब सफलतापूर्वक, ट्रिम्प से बना शब्द ट्रिम्पेली का मतलब सफलतापूर्वक। इसका अर्थ क्या होगा देख लीजिए, द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड, उसने कहा कि राजा ने क्या घोषणा की कि शहर के द्वार के बाहर क्या किया जाए, एक बहुत बड़े तोरण का निर्माण किया जाए। एक जो बड़ा दरवाजा है वहां पर किसका निर्माण किया जाए, वो दरवाजे पर एक तोरण का निर्माण किया जाए। दैट ट्रिम्पेली वुड स्पेंड द मेजर thoroughfare of identify spectacles players, क्या करेंगे देखिए, वुड स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है दूरी पर, विस्तार। आपने रोड के किनारे देखा होगा 2 स्पेन 3 स्पेन लिखा होता नहीं होता है, वो वाला स्पेन है ये। तो वुड स्पेन, स्पेन का मतलब विस्तार, मेजर, थ्रोफेयर का मतलब होता है ये आम रास्ता, मेजर का मतलब मुख्य। वुड स्पेन द मेजर थ्रोफेयर टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब प्रोत्साहित करना, एडिफाई प्रोत्साहित करना, स्पेक्टेकल्स देयर, स्पेक्टेकल का मतलब जो देखने वाले, जो उसे देखेंगे। क्या कह रहा है देखिए, पहले काम करता हूं, मैं इतने के जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूं किसका क्या मतलब है। ठीक है, तारे डिस्टर्ब भी होगा बार बार। द वर्कमैन, सॉरी लिखिए वर्कमैन, क्या है वर्कमैन, the workmen went and built the king. They did so since he was the king. The king wrote down का लिखिए आना, समारोह कराना, wrote down, prepare इसका आगे था पहले, to edify spectacles theirs. Under the ark he lost his crown, crown का मतलब मुकुट। Under the ark he lost his crown
द आर्क, इसकी स्पेलिंग एच कर दे रहे हैं। द आर्क वाज बिल्ट टू लो, लो का मतलब नीचे, लो का मतलब नीचे। ये लाइन यहां से शुरू हुआ है, ठीक है, यहां से इसको बात करते हैं। हाँ, क्या कह रहा है देखिए, वापस मैं स्टार्ट से ले रहा हूं। इन द सिटी ऑफ पिच आइसिंग, जिस शहर के बारे में मैं बता रहा हूं, देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिव किंग, वहां पर एक न्यायप्रिय और एक बड़ा शांतिप्रिय राजा था। द किंग प्रोक्लेम्ड ऑन आर्क शुड बी, उसने राजा ने किस बात की घोषणा की थी? द किंग प्रोक्लेम्ड ऑन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड, राजा ने घोषणा की थी कि नगर के द्वार पे क्या बनाया जाए? एक तोरण बनाया जाए। दैट Tripoli would spend the major trophies to edify spectacle stairs, और वो जो तोरण होगा, जो गुंबद जैसे गुंबदाकार जो तोरण होगा, वो एक आम रास्ते पर बनाया जाए ताकि उसे लोग देख के क्या हो, उसे देख के प्रोत्साहित हो, उस तोरण को या उसको द्वार को देखकर क्या हो, खुश हो। The workmen went and built the thing. The workmen went and built the thing. जो मजदूर आए, लोग काम पे जुट गए और उन्होंने क्या कर दिया? बिल्ड द थिंग, उन्होंने वो तोरण द्वार क्या कर दिया? बना दिया। They did so, उन्होंने ऐसा किया, क्यों? Since he was the king, क्योंकि वह राजा था। इसमें टॉन है, देखिए। अब वहां पर वो तोरण बनाना, जो आर्क बनाना, वो जरूरी था या नहीं था, ये कोई मायने नहीं रखता था, पर लोगों को वो बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? They did so since he was the king, क्योंकि जिसने ये बनाने का आदेश दिया था वो क्या था? राजा था। मतलब ये कि राजा चाहे मूर्खता भरे आदेश भी दे दे, या कई बार क्या होता है कि जो सत्ता, जो अहंकार के नशे में जो सत्ता होती है, जो व्यवस्था होती है, वो कुछ गलत भी आदेश दे दे तो आम लोगों को मानने पड़ते हैं, क्योंकि सामने जो आदेश देने वाला कौन है? भले चाहे कितना भी मूर्ख क्यों नहीं है तो राजा ही है, तो सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए। यहाँ पर इस लाइन में ये व्यंग्य, द किंग रोड डाउन द सोफेट टू एडिफाई स्पेक्टिकल स्टेयर्स, और राजा उस आम रास्ते में बने हुए तोरण को देखने के लिए, उस जगह पर उस तोरण को देखने के बाद उसे प्रोत्साहित करने के लिए वो अपने घोड़े पे या किसी भी बैठकर वहां पर आया, सवार होकर वहां पर आया। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, जैसे वो उस आर्क के नीचे से गुजरा, उस तोरण के नीचे से गुजरा, तो उसका वो तोरण क्या हो गया कि उस अपने जो उसका जो मुकुट था वो किस पे फंस गया? तोरण से टच हो गया, उस द्वार से टच हो गया। द आर्क वाज बिल्ट टू लो, अर्थात कि उसकी वजह से, उस आर्क की वजह से उस राजा का मुकुट क्या हो गया? उससे टकराकर, उसका मुकुट था वो उस आर्क से टकरा गया, उसका मुकुट नीचे गिर गया। वो किसने गिरा? द आर्क वाज बिल्ट टू लो, क्योंकि जो आर्क था वो क्या बनाया था? वो बहुत ही नीचे बनाया था। जो तोरण बनाया गया था, जो द्वार बनाया गया था, बहुत ही नीचे बनाया गया था। उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से उसका वो जो क्राउन था, जो मुकुट था, वो नीचे गिर गया। आगे देखिए, एफ्रोन, एफ्रोन का मतलब होता है तेवर। एफ्रोन appeared upon his placid face, प्लेसिड का मतलब प्रसन्न, शांत, ये बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। appeared upon his placid face, एफ्रोन का मतलब तेवर, appeared का मतलब प्रकट हुए, appeared का मतलब प्रकट हुए। The king said, this is disgrace, disgrace का मतलब निराशा या हताशा, दिखते रहना। डिस्ग्रेस का मतलब सॉरी अपमान इसका। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, चीफ का मतलब मुखिया, बिल्डर का मतलब निर्माता। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब फांसी पे लटकाना, हैंग का मतलब होता है फांसी पे लटकाना। द रोप एंड द गैलोज, गैलो का मतलब तख्ता, जिसके ऊपर खड़े रह के फांसी दी जाती है, तख्ते को हटा दिया जाता है। रोप का मतलब रस्सी, एंड गैलोज का मतलब होता है तख्ता। वर अरेंज्ड, अरेंज का मतलब लाया गया या व्यवस्था की गई। द चीफ ऑफ बिल्डर्स आर लेड आउट, लेड आउट का मतलब लाया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स आर लेड आउट, ही पास्ड द किंग, ही गेव ए शाउट, शाउट का मतलब चीखना, चिल्लाना। ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब गलती।
ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हाल्ट। हाल्ट का लिखिए, हाल्ट का मतलब रोक लगा दी। कॉल्ड ए हाल्ट टू द प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब कार्यवाही। हाल्ट टू द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मतलब कार्रवाई। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर डाउन, प्लेसिडर का मतलब और ज्यादा प्रसन्न, और ज्यादा शांत। प्लेसिडर डाउन, ही सेड आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब के बजाय। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड। सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्य। अब यहां पर राजा क्या कह रहा है, देखिए समझिए। ये राजा की मूर्खता यहां से क्या होती है, प्रारंभ होती है। देखिए यहां पर एफ्रॉन, अब जैसे उसका मुकुट उस आग से टकरा के नीचे गिर गया तो क्या हुआ, उसके तेवर बदल गए। तेवर, वो गुस्से में आ गया। एफ्रॉन appeared upon his placid face, उसके जो शांत प्रिय जो चेहरा दिख रहा था, जो शांत उसका चेहरा दिख रहा था, उस चेहरे पे एक तेवर प्रकट होने लगे, गुस्सा प्रकट होने लगा। द किंग सेड, राजा ने कहा, दिस इज डिसग्रेस, ये तो बड़ा अपमान हो गया। क्यों अपमान हो गया, क्योंकि राजा का मुकुट गिर गया। दिस इज डिसग्रेस, ये तो अपमान है। दिस इज डिसग्रेस, ये अपमान है। द चीफ ऑफ बिल्डर, चीफ ऑफ बिल्डर मीन्स जो निर्माता है, जो जिसने तोरण का जो निर्माता है उसका मुखिया। द चीफ ऑफ बिल्डर विल बी हैंग्ड, कि जो इसका जो बिल्डर है, जो निर्माता है, जो इसका निर्माण करने का जो मुखिया है, उसको क्या कर दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। मतलब बिना सोचे समझे क्या किया उन्होंने, उसे आदेश दे दिया। द रोप एंड गेलोस वर अरेंज्ड, क्या लाई गई, रस्सी लाई गई। और गेलोस का मतलब होता है जो फांसी देने के लिए जो तख्ता होता है, पैरों के नीचे जो तख्ता रहता है, उस तख्ते को वर अरेंज्ड, उसकी व्यवस्था की गई। मतलब यथाशीघ्र वहां पर फांसी देने के लिए रस्सी और तख्ता लाया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, और जो मुखिया था, जो निर्माण करने वाला जो मुखिया था, द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, उसे वहां पर क्या किया गया, लाया गया। ही पास द किंग, जब वह राजा के पास से वो मुखिया गुजर रहा था, ही गेव ए साउट, वह जोर से चीखा। वो चीफ क्या चीखा, जो तोरण बनाने वाले जो मुखिया था वो चीखा। ही गेव ए साउट, वह जोर से चीखा। ओ किंग, इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट, उसने क्या कहा, हे राजा, ये मेरी गलती नहीं थी। जो आपका वो जो मुकुट गिर गया टकरा के, मेरी गलती नहीं थी। ये तो जो बनाने वाले थे ना, ये तो गलती उनकी थी। द वर्कमैन्स फॉल्ट, ये तो बनाने वालों की गलती थी। ओ सेड द किंग, तब राजा ने कहा, सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड कॉल्ड ए हॉल्ट टू प्रोसीडिंग, और हॉल्ट का मतलब रोकना, टू द प्रोसीडिंग। और राजा ने कहा कि जो कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर रोक लगा दो, अर्थात कि इस मुखिया को फांसी पे मत दो, क्योंकि मुखिया ये कह रहा है कि ये तो बनाने वाले मजदूरों की गलती है। अब आगे क्या होता है देखिए, बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर डाउन, और चूंकि वो राजा बड़ा शांत था, तो वो राजा था और शांत होने का उसे दिखावा करना था, उस बात को सुनकर थोड़ा वो और शांत हुआ। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टीड द वर्कमैन, हैंग्ड, क्या कहा, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड। उसने कहा किसका मतलब ये हुआ कि इस मुखिया को छोड़कर इस तोरण को बनाने वाले जितने भी वर्कमैन थे, जितने भी मजदूर थे, सब मजदूरों को क्या करूंगा, मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। इंस्टेड द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, जब ये बात सामने आई तो जो मजदूर थे, जो काम करने वाले थे, वो बड़े आश्चर्य हुए पड़े। इंस्टेड के बजाय बड़े आश्चर्य पड़े, और उन्होंने कहा, उन्होंने आगे क्या कहा देखिए, हाँ, द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सेड, हो गया था। ओ किंग, अब इसके अर्थ देख लीजिए। ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज, रियलाइज का मतलब महसूस होना, यू डू नॉट रियलाइज, रियलाइज का मतलब महसूस होना। द ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब ईट, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईट। द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब रॉन्ग साइज का मतलब गलत साइज से। समन द मेसन, मेसन का मतलब होता है, समन का मतलब बुलावा, मेसन का मतलब होता है जो राजमिस्त्री होता है, जो कारीगर का काम करते हैं, उसे कहते हैं मेसन। समन द मेसन, सेड द किंग, द मेसन स्टूड देयर क्वीरिंग,
क्वेरिंग का मतलब भय से ग्रस्त, क्या है, भय से ग्रस्त या कांपते हुए, क्या है, कांपते हुए। इट वॉज द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का मतलब शिल्पकार, जो बनाता है भवन बनाने के पहले जो नक्शे वगैरह बनाता है उसे क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं। इट वॉज द आर्किटेक्ट, ये गलती इसका बात बता रहा हूं। दे सेड द आर्किटेक्ट वॉज समन व्हेन आर्किटेक्ट सेड द मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब जो राजा के लिए सम्मान के लिए जैसे वो शब्द बोला जाता है वो है मैजेस्टी। आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, ऑर्डर का मतलब आदेश, दैट यू शुड बी, एंड सेड द आर्किटेक्ट ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग्स यू मेड सर्टन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, अमेंडमेंट सर्टन का मतलब निश्चित, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, टू द प्लान्स योजना, व्हेन आई शोड देम टू यू, शोड का मतलब दिखाना। क्या कह रहा है यहां पर देखिए राजा, समझिए इसे। जब वो बात कहां तक आ गई, देखो सबसे पहले जैसे राजा का मुकुट गिरा तो क्या किया उसने, सबसे पहले किसको आदेश दिया कि इसका जो चीफ है जो बनाने वाला है उसको क्या करो, फांसी पे लटका दो, रस्सी भी आ गई, तख्ता भी आ गया, और जैसे उसको लटकाने लगे और चीफ जैसे ही पास से गुजर रहा था उसने कहा कि राजा ये क्या कर रहे हो, ये मेरी गलती नहीं है, ये दोनों मजदूरों की गलती जिन्होंने इस तोरण को बनाया। तो राजा ने कहा बिल्कुल बात सही की, उसने कहा कि चलो सभी मजदूरों को ले आओ और एक साथ उनको फांसी पे लटका दिया जाए। जैसे ही मजदूरों को लाया गया तो उस मजदूर ने कहा कि ये हमारी गलती का है। उन्होंने क्या कहा, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज, उसने कहा कि हे राजा, हे राजन शायद ये आपको ये बात पता नहीं है, आपको इस बात का एहसास नहीं है, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, क्या कहा, जो ईंटें थी, ईंटें ही वो गलत साइज से बनाई गई थी, जो अर्थात की जो तोरण बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया था वो ईंटें ही सही नहीं थी। समन द मेसन सेड द किंग, तब राजा ने क्या कहा, उस जो मेसन है जो राजमिस्त्री है उनको बुला के लाओ। द मेसन स्टूड देयर, जो राजमिस्त्री थे, जो वो राजमिस्त्री था जो बनाने वाला, वो वहां पर आया। क्वीरिंग, जो भय से क्या हो रहा था, कांप रहा था, क्वीरिंग। इट वॉज द आर्किटेक्ट, तब उसने अपना दोष किसके ऊपर थोप दिया, इट वॉज द आर्किटेक्ट, कि ये मेरी गलती नहीं है, ईंटें गलत हो सकती है कुछ बात नहीं, पर ये मेरी गलती नहीं है, ये तो गलती उस आर्किटेक्ट की है जिसने कि तोरण बनाने के पहले जो नक्शा बनाया था। आर्किटेक्ट क्या करता है, कोई भवन बनाने के पहले मैप बनाता, नक्शा बनाता है, उसके आधार पे किसी भवन का निर्माण होता है। यदि वो नक्शा गलत होता है तो पूरा भवन ही क्या हो जाएगा, गलत बन जाएगा। तो इट वॉज द आर्किटेक्ट, क्या कहा, ये तो आर्किटेक्ट की गलती है। आर्किटेक्ट दे सेड, द आर्किटेक्ट वाज समन्ड, तब किसको बुलाया गया, अब आर्किटेक्ट को बुलाया गया जिसने उस तोरण का नक्शा बनाया था, जो शिल्पकार था, मुख्य शिल्पी था, उसे बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड द मैजेस्टी, तब उस आर्किटेक्ट ने राजा से कहा, वो राजन, हे सम्राट, आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी, मैं लाइट चुप तो नहीं है बीच में, नहीं कहा गया, आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी, हाँ क्या कह रहा है, आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी, कि मैंने तो वही किया जो आपका आदेश था, मैंने तो सिर्फ क्या किया है, मैंने तो आपके आदेश का सिर्फ पालन कर किया है। एंड सेड आर्किटेक्ट ओ किंग, फिर जैसे कहा गया कि भाई इसको भी आर्किटेक्ट को क्या कर दिया जाए, फांसी पे चला दिया जाए, तब उसी समय आर्किटेक्ट ने कहा, ओ किंग, हे राजा, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, क्या कहा, हे राजा तुम एक मामूली बात भूल गए, क्या कहा, यू मेड सर्टन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू, कि राजन आप एक मामूली बात ये भूल गए, जब ये प्लान बनाया जा रहा था, तोरण बनाने की जो योजना बनाई जा रही थी, उसका नक्शा मैंने आपको दिखाया था, और आपने क्या किया था कि उस नक्शे में आंशिक रूप से क्या किया था, आपने सुधार किया था, संशोधन किया था, अर्थात कि इसका संशोधन करने वाले ही आप, तो इसका मतलब कि ये मेरी वजह से नहीं गिरा है। अब मजदूर जब सबसे पहले आदेश दिया गया कि किसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, सबसे पहले चीफ को,
उसने किसके ऊपर गलती डाली? मजदूरों के ऊपर। मजदूर ने किसके ऊपर गलती डाली? ईंट बनाने वाले के ऊपर, जो बेशन थे राजमिस्त्री थे उनके ऊपर। राजमिस्त्री ने किसके ऊपर गलती डाली? नक्शा बनाने वाले के ऊपर, आर्किटेक्ट पर। आर्किटेक्ट ने कहा कि मेरी तो गलती है ही नहीं, मैं तो नक्शा लाके आपको बताया था, इसमें संशोधन राजा आपने किया था। इसका मतलब वो कहना चाह रहा कि ये गलती तो मेरी भी नहीं थी, ये गलती किसकी थी? आपकी थी। देखिए यहाँ पर आज इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा और इससे ज्यादा आप समझ पाओ ये आपकी कैपेसिटी से बाहर है। यहाँ पर एक चीज देखिए, आपने देखा होगा कि जो हमारी जो सड़ी गली व्यवस्था है उसकी जो सड़ांध है, आपने देखा यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। यदि बायने में ऐसा होता है कि कहीं पर कुछ हो जाता है उसके लिए जांच की जाती है, तो फाइलें दर बदर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, हेड ऑफिस ये और सेंट्रल ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते उस फाइल को कितने सैकड़ों, मतलब कि इस पे कई 1-2 दशक लग जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अखबारों में आप पढ़ते होंगे, सबसे निचली कोर्ट में कोई कार्रवाई जब प्रारंभ होती है और वो कार्रवाई वहां तक चलते 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 वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, तब तक 30 से 35 साल की अवधि बीत जाती है। अक्सर अखबारों में आपने किस्से भी सुने होंगे, एक वो व्यक्ति जिसकी सजा दी गई, जिसे कि कोर्ट ने, सबसे ऊपर की कोर्ट ने जिसे बाइज्जत बरी कर दिया, पर बाइज्जत बरी करने के बाद उस समय पता चलता है कि बेचारा बिल्कुल निर्दोष था, फिर भी 30 साल से वो जेल में सड़ रहा था। तो उसके 30 साल का हिसाब किताब कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। ये होता है जैसे कि चाहे राजशाही हो चाहे डेमोक्रेसी हो, हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो उसकी बजाय वो गलती हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर हम डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। आपको पता होगा कि जब जहां पर कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तो हादसा किसी न किसी गलती की वजह से होता है, पर उस गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी कभी तैयार नहीं होता है। कहने का मतलब ये, इसके बाद क्या होता है, ये कहानी आगे करवट लेगी, उसका जो दूसरा भाग है हम क्या करेंगे, इसे बाद में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी मिलते कल।